वेल या आत्मविश्वास साफ तौर से झलक रहा है सचिन की बल्लेबाजी में। ये शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप से काफी बाहर और पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया ये अपर कट के रूप में। बेहतरीन छक्का, गेंद की गति का इस्तेमाल किया सचिन ने। ओ क्या बेहतरीन शॉट था ये। अब दबाव यहां शोएब अख्तर के ऊपर। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज दो वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और अभी मैं किसी ऐसी शॉप में नहीं हूं जहां पे ये सारे अवार्ड्स बिकते हैं। एक्चुअली ये सारे जो अवार्ड्स हैं वो किसी ने अर्न किए हैं और आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक बेहद खास गेस्ट से। राइट, सो वसीम अकरम यहां गेंदबाजी के लिए आए हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। बैकफुट पर सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को पुश किया है, कोई रन नहीं। वेल, सचिन से यह अपेक्षाएं हैं कि वो बहुत अच्छी पारी खेलेंगे। और उस बीच गैप में शॉट ये और शानदार बैकफुट पंच कवर क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। काफी कमिटेड थे स्ट्रोक के लिए सचिन तेंदुलकर। ही गेट्स ऑफ द मार्क। हल्का सा रूम था इस गेंद में और बैकफुट पर पंच कर दिया कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। वसीम अकरम के विरुद्ध यहां बेहतरीन स्ट्रोक ऑफर करते हुए शोएब की यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पॉइंट के ऊपर से अपर कट और क्या शानदार छक्का ये सचिन तेंदुलकर का, जिनका नाम है इरफान अहमद भट्ट। और ये सारी जो यहाँ पे अवार्ड्स है ये बेसिकली उनकी लाइफ की मेहनत है, ये उनके अचीवमेंट्स है। क्योंकि इरफान जो है वो एक कमेंटेटर है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है क्रिकेट के हवाले की है और बहुत सारे अवार्ड्स क्रिकेट मैच में उन्होंने जीते हैं कमेंट्री करके। अब इरफान की अगर हम बात करें वो स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि एक तो उनकी कमेंट्री जो है वो लाजवाब है, दूसरा ये कि वो एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है। आपकी मुलाकात कराते हैं इरफान से। बहुत शुक्रिया इरफान हमें वक्त देने के लिए। पहले तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ ये सारा देख के, क्योंकि पहली बार लाइफ में मैंने देखा कि किसी के पास इतने सारे अवार्ड्स हैं। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। तो इरफान, आज मैं बहुत ईगर थी एक्चुअली आपसे मिलने के लिए, क्योंकि एवरीवेयर इंटरनेट पे आपकी बात चल रही है, स्पेशली एबल्ड कमेंटेटर। तो आई वाज क्वाइट ईगर कि आखिर ये शख्स है कौन। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। कैसे शुरू हुआ सफ़र? क्या पहले से प्लान था या अचानक से कोई पैशन जागा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए और मुझे इंटरव्यू में लाने के लिए। देखिए, जहाँ तक इस सफ़र का ताल्लुक है तो मुझे सबसे पहले इस चीज़ के लिए जिन चीज़ों ने प्रिपेयर किया वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सेटबैक था, जो पढ़ाई मैंने मुकम्मल की, MA BEd किया, उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तलाश में था, जिस तरह से सभी। और एक स्पेशली एबल्ड इंसान के लिए चैलेंज होता है कि वो अपनी लाइफ को किस तरह से कोप अप करता है सोसाइटी में और किस नज़रिए से उस इंसान को लोग देखते हैं। यहाँ हमारा समाज हम जैसे लोगों को इस नज़रिए से देखता है कि अगर इस इंसान के पास कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा सो इज़ इनकम्प्लीट, ये नामुकम्मल इंसान है। तो उस बेस पे हमें किसी चीज़ के लायक समझा जाता है, हमें सोसाइटी में इज्जत दी जाती है, अदरवाइज हम एक डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो वो सब कॉन्सेप्ट जब मेरे साथ भी ये सब चीज़ें पेश आई तो मैंने इसको बदलने की ठान ली, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैंने तालीम हासिल किया है, मैंने पढ़ाई जो मुकम्मल की है, तो अगर मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करने में, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ये तालीम हासिल करने का कोई मकसद पूरा हुआ। देन आफ्टर मतलब सोसाइटी से, अपनों से इस तरह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना, तो इस चीज़ ने मुझे बेकरार किया टू डू समथिंग बिग, टू डू समथिंग लाइक दैट कि आप लाइमलाइट में आ जाओ। तो अल्लाह का भी करना था। देखिए, जब आप इरादा करते हैं किसी सही चीज़ का तो ऊपर वाला भी आप पे मेहरबान होता है। तो उसके बाद जब मतलब मेरी क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा वाबस्तगी थी राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो फर्स्ट पहले चैलेंज था ये स्पेशली एबल्ड, मतलब मेरे साथ ये किस तरह से वाक़या पेश आया ये भी एक अलग कहानी है। उसके बाद क्रिकेट, देखिए एशिया के ममालिक में क्रिकेट को एक मजहब की तरह पूजा जाता है।
तो वही रुझान यहाँ कश्मीर में भी है, और वही रुझान मेरे अंदर भी था। रेडियो में पहले सुनता था बहुत ज्यादा, इवन कि मेरे पास आज भी रेडियो है यहाँ। तो आज रेडियो कमेंट्री नहीं होती है, बट एट दैट टाइम जब रेडियो कमेंट्री का दौर था तो मैं एक भी बॉल मिस नहीं करता था। रेडियो मेरे पास मेरे सामने होता था, अगर मैं खाना ना भी खाता तो चलता, लेकिन मुझे कमेंट्री सुननी होती थी। इसकी वजह ये थी कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं इंडियन क्रिकेटर्स को लाइक सचिन तेंदुलकर, सहवाग, सौरव गांगुली, इवन कि आज भी मेरे यहाँ पे फोटोज लगे हुए हैं। सो दीज आर माई फेवरेट क्रिकेटर्स एंड फेवरेट क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। तो इस चीज के साथ मुझे मोहब्बत थी, इस चीज ने मुझे उकसाया ये सब इस चीज में आने के लिए। तो उसके बाद जब मतलब इन सब चीजों से मैं मायूस हुआ। पहले गवर्नमेंट जॉब ना मिलना, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे ये रियलाइज कराया था कि अगर आपके पास जॉब ना हुई तो आप किसी चीज के लायक नहीं हो। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए शायद अल्लाह ने मुझे इस चीज के लिए चुना था। और उसके बाद जब मैंने ऑल ऑफ ए सडन स्टार्ट किया, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, और मैंने पहले देखा कि अगर मुझ में ये कैपेबिलिटी है, मुझ में ये एबिलिटी है, मैं कमेंट्री कर सकता हूं। तो उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया तो लोगों को सरप्राइज लगा, और जो थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम का, ये जून 2021 की बात है, तो वो एक्सपीरियंस मैंने उस टाइम काम लाया और लोगों को ये रियलाइज कराया कि आई कैन डू कमेंट्री। और आप मेरी कमेंट्री अगर सुनेंगे तो डेफिनेटली आप वो टच महसूस कर सकते हैं जो आप टेलीविजन पर देखते हैं और उस तरह का महसूस करते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने पहले मैच में कमेंट्री की, यकीन मानिए मुझे ये इल्म नहीं था, मुझे ये पता नहीं था कि मतलब इस चीज में मुझे अर्निंग हासिल होगी और इस चीज से मुझे मेरी एक पहचान बनेगी और मैं इतना आगे जाऊंगा। आज इतने सारे अवार्ड्स यहाँ पे होंगे कि रखने के लिए जगह नहीं होगी, और मीडिया में मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, या ऑल ओवर इंडिया मेरी कमेंट्री सुनी जाएगी। तो इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, और उस नॉट इवन प्लान्ड, इट वाज नॉट इवन प्लान्ड डेफिनेटली। और मैं मतलब देखिए, मैं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को आगे लेता गया। तो इवन कि पहले एक मंथ के लिए मेरी कोई अर्निंग ही नहीं हुई इस चीज में, इस पेशे में, क्योंकि सोसाइटी में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, आई एम अ कमेंटेटर, दैट वाज अ बिग चैलेंज। यस डेफिनेटली, क्योंकि आप कोई इंसान अगर बाहर निकलेगा और बोलेगा कि मेरी महारत फलां चीज में है, जब तक कि वो उस स्किल को शो नहीं करेगा, सो हाउ कैन पीपल बिलीव कि इस इंसान की उस चीज में महारत है। डेफिनेटली आई वाज अ सिंपल पर्सन, मैं एक आम इंसान था। कौन जानता था कि मैं कमेंटेटर हूं या मैं कमेंटेटर बन सकता हूं और सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी एज अ कमेंटेटर। तो इरफान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपकी लाइफ जो है कंप्लीटली कमेंट्री पे ही डिपेंड है। इनफैक्ट आपने डेडिकेट ही करी है लाइफ। तो अभी तक अप्रॉक्स कितने मैच में आपने कमेंट्री की होगी इन कश्मीर एंड आउटसाइड आल्सो? बहुत लंबा सफर है मैम, ये पिछले 3 सालों से, और लगभग मुझे लगता है कि मेरे अभी यहाँ ये जो अवार्ड्स मिले हैं ये फाइनल मैचेस में मिले हैं। तकरीबन 300 अवार्ड्स हैं, और अपार्ट फ्रॉम फाइनल मैचेस मैंने 300-350 मैचेस में जो आम मैचेस होते हैं, लीग मैचेस या बाकी फाइनल के बगैर जो टूर्नामेंट के मैचेस होते हैं, मैंने कमेंट्री कर, एंड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 600 प्लस मैचेस में मैंने कमेंट्री के बाहर 4 रन। काफी कमिटेड थे स्ट्रोक के लिए सचिन तेंदुलकर। He gets off the mark, हल्का सा रूम था इस गेंद में और बैकफुट पर पंच कर दिया कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। तो कश्मीर से जिसका यस डेफिनेटली आई विल कम ऑन टू दैट। पहले कश्मीर में देखिए, मुझे पहले जब मैंने स्टार्ट किया मुझे लगा कि मैं शायद अपने गांव से बाहर निकलूंगा ही। देन आफ्टर मुझे लगा कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकलूंगा। उसके बाद मुझे लगा कि मैं शायद कश्मीर से बाहर नहीं निकलूंगा। इवन यहां तक कि मैं सूरत में, मुझे 2 बार नेशनल टूर्नामेंट्स के लिए बुलाया गया। दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया जो दिव्यांगजनों को क्रिकेट खिलाती है, उसमें मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे एज कमेंटेटर, जब उन्होंने मेरा देखा, मेरी कमेंट्री सुनी, दे गॉट वेरी इम्प्रेस्ड एंड दे कॉल्ड मी फॉर द कमेंट्री। वहां पे मैंने बहुत जबरदस्त मतलब अपनी तरफ से प्रदर्शन किया कमेंट्री का, और उन्होंने बहुत सराहा। जम्मू में मैंने एक नेशनल टूर्नामेंट में कमेंट्री की है। उसके बाद हाल ही में जून 2024 में 8 फ्रेंचाइजीज इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में दिल्ली में वो टूर्नामेंट हुआ था बड़े बेसिस पे। तो वहां पे भी मुझे एज कमेंटेटर इनवाइट किया, और
वहाँ दिल्ली के लोगों ने जब मेरी कमेंट्री सुनी, सो दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर मी। और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए। इवन कि मतलब वहाँ जो लोकल्स थे, चाहे मैं बात करूँगा जो स्कूली छात्र थे, उन्होंने मेरी कमेंट्री सुनी, या जो टीचर्स थी, असातिज़ा साहिबान थे, वो वगैरह, वो मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए आए। सो आई गॉट रियलाइज कि मतलब मुझ में ऐसी क्या बात है, लोग मेरे से सेल्फी ले रहे हैं। तो मैंने ये सोचा भी नहीं था। इट वाज माय, मतलब देखिए, मेरा सपना भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मेरे साथ सेल्फी लेंगे। इवन कि मैच आज खत्म हो जाता है, इतनी ज्यादा फेम मिली है, इतना ज्यादा हौसला, इतनी ज्यादा मेहनत मेरी रंग लाई है। मैच खत्म होते ही सभी छोटे छोटे बच्चे, इवन के बड़े, यहाँ एक गांव है उसका नाम द्रबगाम, पुलवामा में वो इलाका आता है। यू वोंट बिलीव, वहां पे मेरी कमेंट्री सुनने के लिए 60 से 80 साल बुजुर्ग ज्यादा आते हैं। दैट इज वेरी, वो मेरी, मुझे लगता है कि इस सब से ज्यादा अचीवमेंट मेरी वो है। देखिए वहां पे उनकी डिमांड रहती है कि यहाँ पे बड़े लाउड स्पीकर्स लगाए जाए ताकि हमें इरफान की कमेंट्री सुनाई दे। आप अगर वहां का विजिट करेंगे किसी मैच में, तो आप देखेंगे कि वहां पे छोटे बच्चों से ज्यादा, नौजवानों से ज्यादा बुजुर्ग शख्सियत, जिनकी दाढ़ी पूरी सफेद होती है, लंबी। और एक कश्मीरी चाचा अपना काम छोड़ रहे हैं ना आपके लिए, मींस कि आपने कुछ अचीव किया। दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और वो डिमांड करते हैं इरफान के बगैर यहाँ कोई ना आए, और यहाँ लाउड स्पीकर्स लगने चाहिए ताकि हम कमेंट्री सुने। वो अपने काम को देखिए, वो वहां पे जमींदारी करते हैं, वो फार्मर्स हैं। बट उस दिन ये मैंने मतलब कि खुद सुना भी है वहां के लोगों से, ये फीडबैक मिला है मुझे, क्योंकि मैं फीडबैक बहुत ज्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ, एंड देन आफ्टर उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ। तो वो अपनी जमींदारी का जो पेशा है वो छोड़ देते हैं उस दिन, और वो ग्राउंड में बैठे रहते हैं, मेरी कमेंट्री सुनने के लिए आते हैं, और मुझे, मेरे साथ वो सेल्फीज लेते हैं। मुझे कितना उस चीज से बूस्ट अप मिलता है, आपको यकीन नहीं होगा। और वो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी अचीवमेंट है। अगर कोई 60 साल 70 साल बुजुर्ग मुझे बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा है, तो इससे बढ़ के मेरे लिए क्या एजाज हो सकता है कि मैं एक ऐसे इंसान का ध्यान क्रिकेट की तरफ खींच रहा हूं जिसको कि इससे कोई वाबस्ता है ही नहीं, उसने अपनी उम्र गुजारी है, बट ही स्टिल लाइक्स टू वॉच क्रिकेट, ही स्टिल लाइक्स टू लिसन माय कमेंट्री। हाँ, तो अब चूंकि कश्मीर में इतना प्यार मिल रहा है, कश्मीर के बाहर इतना प्यार मिल रहा है, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी कि जैसे JKCA है या स्पोर्ट्स काउंसिल है हमारा कश्मीर में, उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट एक्सटेंड हुआ? देखिए, टू बी हॉनेस्ट, मुझे एक बात की हैरानी हो रही है। आज तक काफी सारा मतलब मीडिया मेरे घर आया, काफी सारे इंटरव्यूज हुए, इवन कि स्टिल द प्रोसेस इज ऑन। पूरे भारत से मुझे कॉल्स आई, पूरे देश भर से, ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां से, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, प्यार ना मिला हो। चाहे लीव रिलीजन असाइड, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी। तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई है कि इरफान साहब, यू हैव गॉट द टैलेंट और हम आपको देखना चाहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो हमें लग रहा है कुछ, मतलब कि नहीं, आप में वो सब चीजें हैं, यू आर अ कॉम्पैक्ट परफेक्ट कमेंटेटर, आप जा सकते हैं। इवन की कमेंट्स मेरे आप चेक कीजिए मेरे वीडियोस पे, वहां पे आपको रियलाइज होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान भर में बात फैल गई, लेकिन JKCA तक नहीं गई, स्पोर्ट्स काउंसिल तक नहीं गई। जो भी वहां के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, जो भी वहां के बड़े बड़े उनके इनकम्बेंट्स हैं, तो उनके कानों तक क्यों नहीं गई, ये हैरानी की बात है। बट देखिए, मतलब मेरा मोटिव ये है, कमेंट्री मेरी मोहब्बत है, कमेंट्री ये मेरा टैलेंट है, और मुझे पता है कि अगर लोग मुझे अप्रोच नहीं करेंगे, मेरे टैलेंट में इतनी ताकत है कि ये लोगों को मजबूर करेगा मुझे अप्रोच करने के लिए। जी, आपकी जो कमेंट्री है ना, उसमें आप हिंदी बहुत यूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स एक एवरेज कश्मीरी, जैसे मैं हूं, मैंने बाहर पढ़ा है अराउंड 10 साल, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं हुई, तो आप इतना फ्लुएंटली कैसे बोल पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये अल्लाह का करिश्मा है, और दूसरी बात यह है कि मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की है। अपार्ट फ्रॉम माय ओन कमेंट्री, मैंने सभी कमेंटेटर्स को सुना है, खासतौर से हमारे जो भारत के कमेंटेटर्स हैं। मैंने इस चीज पे फोकस किया है, मैंने इस चीज को अपनाया है, और मैंने बहुत बारीकी से इन सब चीजों को देखा और फिर अप्लाई किया है। सबसे पहली बड़ी बात होती है, किस चीज को आप बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं, फिर उस चीज को इस्तेमाल में लाते हैं। तो डेफिनेटली वैसा ही हुआ। देखिए, अक्सर ये मतलब एतराजात होते रहते हैं कि आप एक लैंग्वेज पे फोकस करें या उर्दू पे करें। इवन कि यहाँ कश्मीर में हिंदी उतनी ज्यादा सुनी नहीं जाती है। आपने भी सवाल किया कि हिंदी यहाँ की उतनी ज्यादा लोगों की अच्छी नहीं है, बट
आप कैसे इतनी ज्यादा हिंदी बोलते हैं और क्या क्यों कर आप हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, भारत देश एक बहुत बड़ा देश है। कश्मीर को छोड़कर जब आप बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली हिंदी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में आपको सुनना पसंद करेंगे। वहां जब अगर आप बोलते हैं, अगर आप स्वागत बोलेंगे ना तो डेफिनेटली सबको समझ आएगा, ये तो कश्मीरी को भी समझ आएगा कि स्वागत का मतलब है वेलकम। अगर आप बाहर जाके इस्तकबाल बोलेंगे ना, खुशामदीद बोलेंगे ना, तो वहां पे वो समझेंगे शायद कि इसने किसी इंसान का नाम लिया है, इस्तकबाल, ठीक है। तो ऐसा हुआ भी है। इट वाज एक, आपको मैं इंसिडेंट बताऊंगा। ये पिछले साल की बात है, सीआरपीएफ कप 2023 श्रीनगर में शेर कश्मीर स्टेडियम में हुआ था। तो सीआरपीएफ के उन बड़े ओहदेदारों ने, उनके शायद डीजी साहब जो थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कमेंट्री के लिए। तो 3 मैचेस में मुझे कमेंट्री करनी थी। जब मैं वहां पे गया, वो भी मेरी एक अच्छी अचीवमेंट थी, क्योंकि वहां पे सीआरपीएफ के नौजवानों ने मुझे सुना और मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की, और खुद उनके डीजी साहब जो है वो मेरे पास आए, मुझसे मिलना चाहा, बोला कि इरफान कौन है, मैं इनसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत इंप्रेस किया ऑडियंस को थ्रू आउट ऑल दीज डेज। तो उसके बाद जब मैंने एक बार लफ्ज का इस्तेमाल किया ना, इस्तकबाल, जब मैच शुरू हुआ, तो एक सीआरपीएफ का जवान मेरे पीछे, ही वाज बिहाइंड मी, जब मैंने इस्तकबाल बोला, जब मैंने मैच खत्म किया, फिर मैं निकला, उसने मेरी बैग उठाई, वो नीचे सीढ़ियां उतरते उतरते यही बोल रहा था, इस्तकबाल इस्तकबाल। तो मुझे लगा कि इसको लगा मैंने किसी शख्स का नाम लिया। फिर मैंने उसको बोला, सर इस्तकबाल का मतलब होता है स्वागत। वो बोला कि मुझे लगा कि शायद आपने किसी इंसान का नाम लिया है। तो ये चीज होती है। आपको देखिए, अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि क्या कश्मीर का खिता बड़ा है या भारत, पूरी भारत, देखिए डिमांड क्या होती है उसके अनुसार चलना होता है। मैं चाहता हूं नॉट ओनली मुझे कश्मीर के लोग सुने, बल्कि पूरा भारत सुने, एंड आई एम कमिटेड टू सर्व द इंडियन क्रिकेट टीम। सो मैं हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों ना करूं। ऐसा होता है। देखिए, अब मैं इन सब चीजों को मिला जुला के चलता हूं, क्योंकि उर्दू बोलने वाले भी हमारे देश में बहुत हैं, अगर हम बात करें, क्योंकि उर्दू जो है काफी पुरानी जबान है। और अब इन सब चीजों को मैं मिला के चलता हूं। इसकी वजह यह है कि लोग हमारे भारत में बहुत ज्यादा उर्दू भी सुनना पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा हिंदी भी सुनना पसंद करते हैं, और इसको मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूं, दोनों लैंग्वेजेस को, ताकि मुझे नॉट ओनली हिंदू सुने बल्कि मुस्लिम भी सुने, और मैं पूरी इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी इंडियन लेवल पे रिकॉग्नाइज हो जाऊं। ये सब मेरा मोटिव। आपका जैसे उर्दू लिटरेचर है, उसमें भी होल्ड है, बिकॉज आपके पास डिग्री है उर्दू लिटरेचर की, तो आप पोइट्री भी करते थे। मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को कुछ सुनाए जो लाइफ से इंस्पायर्ड हो, या आपके जितने भी सैड मोमेंट्स रहे हैं उसको लेके। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सैड मोमेंट्स के रिलेटेड, और इस कमेंट्री के रिलेटेड भी। जो हिम्मत, जो हौसला मैंने खुद कलेक्ट किया है, इस चीज़ में मुझे किसी ने मतलब आगे आके सपोर्ट नहीं किया है। घर वाले अब सपोर्ट कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन पहले पहले मेरे वालिद साहब भी, शायद उनको लगा था कि इसमें कोई फ्यूचर है नहीं। तो अब जब उन्हें लगा कि नहीं, इसको रिकॉग्निशन मिलने लगी है, सो वो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देने लगे हैं। मेरी माँ राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो सपोर्ट करती थी। तो खासतौर से अगर उर्दू लिटरेचर की बात करें, एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। कहते हैं कि उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, लेकिन मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। अरे वाह, सो नाइस। आपको अगर मैं एक सिचुएशन दूं कि आपको अभी एक हाई पेड गवर्नमेंट जॉब मिले और आपसे कहा जाए कि कमेंट्री छोड़ दीजिए, क्या चूज करेंगे? देखिए मैम, ये कमेंट्री, अगर लोगों को लगेगा ना कि शायद ये इसका रोजगार है, इसलिए ये इस रिलेटेड इतनी ज्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहा है, दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। ये, मैं इस चीज से नो डाउट कि मेरा रोजगार है, मैं पैसे कमाता हूं इस चीज से, मैं इंडिपेंडेंट बना हूं पिछले 3 साल से, मुझे इज्जत बहुत ज्यादा मिली है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जो बेसिक चीज है, ये मेरी मोहब्बत है, कमेंट्री। और कोई इंसान अपनी मोहब्बत से, जो वफादार इंसान होगा ना, वो अपनी मोहब्बत से धोखा नहीं करेगा। गवर्नमेंट अगर मुझे इवन इस स्टेज पे जॉब प्रोवाइड करती भी है या करेगी भी, डेफिनेटली मैं अपनी मोहब्बत से कभी धोखा नहीं करूंगा। देखिए मैम, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे अवार्ड्स यहाँ पे,
मैं कैसे इनके साथ धोखा कर सकता हूं? ये मुझे पता है, ये अवार्ड्स हासिल कर करके मैंने किन कठिनाइयों का, किन परिस्थितियों का सामना किया है। और आज ये जो माहौल है, आज आप यहां हैं, ये किस मोहब्बत की वजह से आप यहां हैं। तो डेफिनेटली आई डोंट रिक्वायर अ गवर्नमेंट जॉब, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये बिल्कुल अलग ऐलान बात कर रहा हूं कि मुझे गवर्नमेंट अगर जॉब प्रोवाइड करती भी है, इवन कि आई एम स्पेशली एबल्ड और अभी मैं 32 साल का हूं, 43 इयर्स ओल्ड के बाद मैं ओवर एज हो जाऊंगा गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार। स्टिल देयर आर 11 इयर्स लेफ्ट, लेकिन फिर भी मुझे गवर्नमेंट जॉब की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। गवर्नमेंट अगर मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहती है, मुझे कमेंट्री के पेशे में रिकॉग्नाइज करे, मुझे अपने देश को सर्व करने का मौका दे, मुझे नेशनल, देखिए कितने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, आईपीएल, जो भी हमारे देश के जो रणजी लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, नेशनल लेवल के, डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारी देश की होती है, उसमें कम से कम मुझे मौका दीजिए। और वहां पे अगर आपको लगे कि नहीं, बंदा इज करेक्टली एबल टू गो फॉरवर्ड एट द इंटरनेशनल लेवल, देन आफ्टर मुझे इंटरनेशनल लेवल, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे पहले से ही आप इंटरनेशनल कमेंट्री बॉक्स में बिठा दीजिए जहां पे मैं बड़े बड़े कमेंट, देखिए मैं तो उनकी खाक भी नहीं हूं जो वहां पे इस समय कमेंट्री करते हैं, लाइक हमारे देश के आकाश चोपड़ा सर है, इरफान पठान सर है, मोहम्मद कैफ सर है, नवजोत सिंह सिद्धू सर है, संजय मंजेकर सर है, रवि शास्त्री सर है। मैं तो इनकी खाक भी नहीं हूं, ये महान कमेंटेटर्स है, मैं तो इनको सामने से इनकी पैरवी करता हूं, इनको सुनता हूं और मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं चाहता हूं मुझे स्टेज बाय स्टेज रिकॉग्नाइज किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पहले से ही मुझे बड़े स्टेज पे भेज दिया जाए, लेकिन अगर देश मुझे समझता है इसके काबिल, अगर पूरे हिंदुस्तान से मुझे कमेंट्स, मुझे कॉल्स आई कि यू आर अ कमेंटेटर, आप एक कॉम्पैक्ट, आप एक परफेक्ट कमेंटेटर हो, हम आपको पसंद करते हैं, हम आपकी कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं, तो एटलीस्ट मुझे स्टेज बाय स्टेज मौका दीजिए। क्या आपको मैं एक बात कहूंगा, अभी तक मुझे, क्या जेकेसीए से कोई कॉल अभी तक मुझे मौसूल नहीं हुई? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या वो मुझे कॉल नहीं कर सकते थे जब इतना कुछ हुआ? मिलियंस ऑफ व्यूज मेरे वीडियोस पे आई और पूरी मीडिया मेरे घर पे आई। क्या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सोई हुई हैं? ये सब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ये यहां कश्मीर से स्टार्ट होगा। लेकिन अब देखिए, मुझे इस चीज का गिल्ला है नहीं, ठीक है, लोग मुझे तस्लीम करते हैं इस चीज के लिए, ये अवार्ड्स मेरा सबूत देते हैं और मेरा काम मेरा सबूत देता है, लोगों की मोहब्बत मेरे काम का सबूत देती है। इससे बढ़ के एजाज क्या हो सकता है? और मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूं। देखिए, मैंने अपनी ये कश्ती इस समंदर में डाली है और मुझे पता है कि किनारा मेरा इंतजार कर रहा है, और वो किनारा अब बहुत ज्यादा दूर है नहीं। और मुझे यकीन है, मुझे अपने हौसलों पे, अपने जज्बात पे, जो मेरे हिंदुस्तान के तई काम करने का जज्बा है, इस टैलेंट को उभारने का जज्बा है, मुझे यकीन है कि ये एक दिन उस स्टेज पे पहुंचेगा। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे पता है, देखिए, वो उन सब लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो अपने देश के तई एक कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी अच्छी लेवल पे। मुझे ये भी यकीन है कि बहुत जल्द उन तक मेरी बात पहुंचेगी और बहुत जल्द वो मेरा जिक्र करेंगे। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में बताएं, जो आपने फोटो फ्रेम्स लगाए हैं, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, और ये वाले जो आपने फ्रेम्स वगैरह लगाए हैं, इनकी स्टोरी क्या है? डेफिनेटली मैम, देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑफिस अंदाज से मेंटेन किया है और मुझे लगता है कि जब मैं इस कमरे में आता हूँ तो मैं अपनी दुनिया में आता हूँ। ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम के जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे पहले जो यहाँ पे आप कपिल सर को देख सकते हैं, ये वर्ल्ड कप अपने हाथ में, इन्होंने लॉर्ड्स के ग्राउंड में जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, इट वाज इन 1983। सो कपिल सर इज हैविंग अ ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन हिज हैंड्स। तो ये एक भारत के लिए बहुत एक जबरदस्त मोमेंट था। मोहम्मद अजहरुद्दीन यहाँ पे हैं, इनके साथ बचपन की यादें जुड़ी हैं। ही वाज अ ग्रेट क्रिकेटर एंड ग्रेट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सचिन सर, इनकी क्या बात करें, ये वो मोमेंट है जब भारतीय टीम ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था और सचिन सर को कंधों पे उठाया था पूरी भारतीय टीम ने, एंड ही वाज होल्डिंग एन इंडियन फ्लैग एंड रेजिंग, शोइंग टुवर्ड्स द क्राउड। सो एक बेहतरीन मोमेंट है, मेरे दिल के बहुत करीब है। MS धोनी, जो सबसे बेहतरीन विकेट कीपर, कैप्टन और बल्लेबाज रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, और कप्तान भी रहे,
holding a trophy of World Cup 2011. युवराज सिंह मेरे दिल के करीब और मैं इनकी बैटिंग को बहुत ज्यादा पसंद करता. ही इज वन ऑफ माय फेवरेट बैटर्स. तो 2011 के वर्ल्ड कप में इन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था, इसकी ट्रॉफी. एंड रिसेंटली जो भारतीय टीम ने 2024 का वर्ल्ड कप जीता, विराट कोहली इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स एंड ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर्स. सो इज होल्डिंग अ ट्रॉफी ऑफ वर्ल्ड कप 2020 एंड किसिंग द ट्रॉफी. ये भी बहुत जबरदस्त मोमेंट है. और 2007 जब हमने भारतीय टीम ने, हमारी टीम ने पाकिस्तान को हराया था 2007 के वर्ल्ड कप में. इट वाज स्टार्टिंग T20 वर्ल्ड कप. सो महेंद्र सिंह धोनी इज हैविंग अ वर्ल्ड कप इन हिज हैंड्स. सुनील गावस्कर जी हमारे जब महान सचिन तेंदुलकर से पहले जब इंडियन क्रिकेट टीम के जो बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते थे, सुनील गावस्कर सर हैं. सौरव गांगुली, ये वो मोमेंट है जब भारतीय टीम ने नेट वेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की सरजमीन पर धूल चटाई थी, हराया था. ये वो मोमेंट है और सौरव सर के हाथ में ट्रॉफी है नेट वेस्ट सीरीज की. एंड दिस इज वेरी ग्रेटफुल मोमेंट टू ऑल इंडियंस. सो रोहित शर्मा हमारी भारतीय टीम के कप्तान और विराट कोहली, they both are together with the World Cup trophy, T20 trophy, or having a flag of Indian country flag. So ये मोमेंट बहुत ज्यादा. तो ये सब वो स्पेशल मोमेंट्स है जो मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैंने अपने पीछे लगाए हुए हैं ताकि मैं जो भी बोलूं ऑडियंस को, जी बिल्कुल, यहाँ इन सब चीजों को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है. और वो सपना, वो ड्रीम, वो गोल, वो डेस्टिनेशन जो मेरे जहन में है, जो मेरे मन में है, इन सब चीजों को देख के कहीं ना कहीं वो करीब लगती है. ये वो मैच है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 98 रन का योगदान दिया था टीम इंडिया के लिए. और 2003 वर्ल्ड कप की बात है जब भारत ने एक शानदार मुकाबला जीता था पाकिस्तान के विरुद्ध. तो कुछ लम्हों की मैं यहाँ पर कमेंट्री कैद करना चाहूंगा. So, वसीम अकरम यहां गेंदबाजी के लिए आए हैं. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. बैकफुट पर सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को पुश किया है, कोई रन नहीं. वेल, सचिन से यहां अपेक्षाएं हैं कि वो बहुत अच्छी पारी खेलेंगे. और इस बीच गैप में शॉट ये, और शानदार बैकफुट पंच कवर क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. काफी कमिटेड थे स्ट्रोक के लिए सचिन तेंदुलकर. ही गेट्स ऑफ द मार्क. हल्का सा रूम था इस गेंद में और बैकफुट पर पंच कर दिया कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में. वसीम अकरम के विरुद्ध यहां बेहतरीन स्ट्रोक ऑफर करते हुए शोएब की यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, पॉइंट के ऊपर से अपर कट, और क्या शानदार छक्का ये सचिन तेंदुलकर का. वेल यहां आत्मविश्वास साफ तौर से झलक रहा है सचिन की बल्लेबाजी में. ये शॉट ऑफ लेग डिलीवरी ऑफ स्टंप से काफी बाहर और पॉइंट के ऊपर से जड़ दिया ये अपर कट के रूप में. बेहतरीन छक्का. गेंद की गति का इस्तेमाल किया सचिन ने. ओ क्या बेहतरीन शॉट था ये. अब दबाव यहां शोएब अख्तर के ऊपर. सचिन 12 पर पहुंचे हैं. 7 गेंदों का केवल सामना किया उन्होंने. आई वुड रियली वांट कि आप इंटरनेशनल मैच में जाए, परफॉर्म करें. अब जो लोग हमें देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बचपन में रेडियो सुनते थे और मे बी लाइक कभी क्रिकेट पे ध्यान देते थे, कभी नहीं देते थे. बट ये वो शख्स है जिन्होंने इस रेडियो से चीज़ें सीखी, उसके बाद इससे एक करियर परस्यू किया. तो ये थी इरफान की स्टोरी जो काफ़ी इंस्पायरिंग है और उन्होंने दुनिया को ये बताया कि स्पेशली एबल्ड होना कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपके ड्रीम्स को क्रश कर सके, बट स्पेशल होके ही इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि आप इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत जल्द रिकग्निशन मिलने वाली है. पामपुर से यास्मीन खान की रिपोर्ट.